हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और आज है मंडे और कल था संडे, कल था मॉक टेस्ट वाला दिन। लेकिन कल मुझे कहीं बाहर जाना था। एक्चुअली मैं ना बुआ जी के घर गई हुई थी कल, मतलब पूरी फैमिली हम बुआ जी के घर पे गई थी। मम्मी पापा दीदी मेरी आई हुई है और मेरा भांजा आया हुआ है। तो सभी का प्लान था बुआ जी के घर पर जाने का। स्टार्टिंग में तो मैंने मना किया था कि मुझे अपनी तैयारी करनी है और मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर सबने बोला तो मैं चली गई थी। और ये चीज मैंने आप सभी को ना मॉर्निंग में बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं फालतू के कि बहाने बनाती है, हमेशा मॉक टेस्ट से ऐसे करती हैं ये वो। तो देखो, ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट है। अगर आप इसको 1-2 दिन बाद दे दोगे तो इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो जाएगा, आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा मॉक टेस्ट को। अगर आप 1-2 दिन लेट हो जाओगे तो अगर आप पढ़ाई स्किप करते हो तो शायद हो सकता है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 दिन बाद मॉक टेस्ट दिया नहीं दिया तो ठीक है। मतलब कुछ लोग ना बस नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो चलो जो भी है, गुस्सा नहीं करते अभी फिलहाल। और कल का मॉक टेस्ट मैंने आज दिया है। आज पता है एक्चुअली में हुआ क्या, सुबह मतलब मैं काम वाम करने के बाद मैंने झाड़ू ही लगाई थी। उसके बाद थोड़ी आंधी वगैरह आ गई और पूरे घर में फिर से गंदा हो गया। और फिर उसके बाद बारिश वगैरह पड़ी। तो बारिश में तो कुछ काम कर नहीं सकते, अंदर ही बैठना होता है। तो इसलिए उस टाइम पर मैंने अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। आई थिंक आज मैंने 8 या 9 बजे के आसपास मैंने अपना मॉक टेस्ट देना शुरू किया। और उसमें मैंने अपना सबसे पहले मैं मैथ करती हूँ, तो मैंने अपना मैथ वाला पार्ट कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने वो कर लिया था। उसके बाद मैं जीएस करती हूँ, जीएस के बाद मैं हिंदी करती हूँ। तो ये मेरा सीक्वेंस रहता है। तो मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपना मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जीएस भी और हिंदी भी। तो उसके बाद मुझे बीच में फिर से उठना पड़ा था। एक्चुअली मैं मैथ वाला और जीएस वाला और हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ काम किया था घर का, क्योंकि आज हमारे घर पर माता की पूजा हुई थी। मतलब जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे उन सभी को पता होगा। तो उसमें बहुत सारा काम होता है, मतलब मीठी पकौड़ियाँ बनाई जाती है और भी बहुत सारा काम होता है मतलब। तो उसके बाद मम्मी ने बोला था कि क्या सुबह सुबह पुस्तक लेकर बैठ जाती है। तो उसके बाद मैंने घर का ही काम कराया था। और उसके बाद जब मैंने अपना रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया ना, आई थिंक उस टाइम पर 11 बज चुके थे, 11 या 12 के आसपास मैं रीजनिंग करने के लिए बैठी थी। मतलब रीजनिंग वाला पार्ट अपना मॉक टेस्ट का वो करने के लिए बैठी थी। और उससे पहले मैंने मैथ वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट और जीएस वाला पार्ट, ये 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तब उसके बाद मैं रीजनिंग वाला पार्ट मैंने एकदम अलग टाइम पर किया। मॉर्निंग में मैंने ये वाले 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे 8 से 9 बजे के आसपास। फिर घर का काम वगैरह किया, बहुत टाइम हो गया था उन सभी में, क्योंकि बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है इस पूजा का। मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को पिक्चर भी शेयर करूंगी कैसे कहाँ पर पूजा होती है। तो वो सब था। ये सभी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 12 या 1 बजे के आसपास बैठी थी अपना रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने वाला पार्ट कंप्लीट किया। तो मैंने कंप्लीट करते ही आप सभी को बताया भी था, किसी का कमेंट आया था कि दीदी आपने मॉक टेस्ट कर लिया है, तो मैंने उनको बताया भी था कि हाँ मेरा मॉक टेस्ट हो चुका है। तो इस तरह का प्रोसेस था। आज मैंने पहली बार शायद इस तरह से मतलब अपने टेस्ट को इतना रिज्यूम करके फिर उसके बाद दोबारा से किया है। नहीं तो अदरवाइज मैं जब भी करने बैठती हूँ तो एकदम शांत आराम से एक ही टाइम पर कंप्लीट करती हूँ। बीच में मैं सोचती हूँ कि रिज्यूम करना ना पड़े। तो इस तरह से हुआ था ये वाला पूरा मॉक टेस्ट। और अब देख लेते हैं किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन थे या क्या डिफिकल्ट वाला पार्ट था। अगर मैं बात करूं, मुझे तो ये मॉक टेस्ट ठीक ही लगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा, बल्कि जीएस वाला पार्ट तो मुझे काफी ज्यादा इजी लगा। और आज तो रीजनिंग भी ठीक थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे टाइम कम पड़ा है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि मुझे बीच में उठना पड़ गया था काम की वजह से। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं आज टाइम कम लगा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्कोर हुआ है। और अगर मैं बात करूँ, आज मैथ वाले क्वेश्चन तो रिपीट से ही हो रहे हैं। अगर आप देखोगे वो जो एज वाला क्वेश्चन था वो भी पिछली बार भी आया था मॉक टेस्ट में और अभी भी आया है। मतलब उसी बिल्कुल एकदम डिट्टो क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ वैल्यूज चेंज की होंगी, बाकी जो उसका जो मेथड था, जो उसका करने का तरीका था, जो भी था वो एकदम सेम था। और अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी भी ईजी थी और हिंदी का जो गद्यांश था वो भी काफी ईजी था आज। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग ठीक ठाक थी। 1-2 क्वेश्चन थे जो उसके थे सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं जो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आज सीरीज भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, सीरीज भी हो गई थी। और मैथ में थोड़े 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो मेरे रह गए थे टाइम कम की वजह से, नहीं तो मैथ भी ठीक था। ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मैथ। और जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे काफी ज्यादा इजी थे, मतलब थोड़ी सी देर में ही हो गए थे। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना सिंप्लीफिकेशन के, बहुत ज्यादा अटका देते हैं। और लास्ट टाइम किसी का कमेंट आया था कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो गलत दिया हुआ है। वो क्वेश्चन गलत नहीं था, वो ठीक था एकदम, बस शायद आपने बोर्ड मार्क्स का रूल सही से नहीं लगाया होगा, इस वजह से उसका क्वेश्चन, उसका आंसर जो है ठीक नहीं आया होगा। उसमें बोर्ड मार्क्स लगना था। मतलब सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बोर्ड मार्क्स से स्टार्टिंग में करते हो तो उसको बोर्ड मार्क्स से किया करो। नॉर्मल करोगे तो आंसर नहीं आएगा, फिर गलत आएगा। तो अगर हो सके तो बोर्ड मार्क्स से किया करो उसको। तो इस तरह का ये था। और अभी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे जहां पर मैं अटक गई थी, क्या क्या क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट लगे मुझे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस वाले पार्ट में मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हुए आज और 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं।
तो जिनको भी लगता है ना कि जीएस वाला पार्ट अगर आज का डिफिकल्ट उनको लग रहा है ज्यादा डिफिकल्ट, तो मुझे लगता है भाई अब जीएस में थोड़ी अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं था जीएस। अगर मैं बात करूँ तो थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे आज, और करंट अफेयर वाला पार्ट या इस तरह का पार्ट कम था। और जो था भी था ना वो ऐसा था जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब जो भी आप क्लासेस लेते हो करंट अफेयर की, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जिसका भी 22 से 23 या 24-25 तक के आसपास भी स्कोर हुआ है ना, अच्छा स्कोर है ये जीएस के लिए, या फिर इससे भी ज्यादा होना चाहिए था बल्कि, क्योंकि ईजी वाला पार्ट था ये। तो जनरल अवेयरनेस में 27 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। और अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी में स्कोर हुआ है मेरा 33, 3 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। हिंदी जो आज पूछी हुई थी ना काफी आसान थी, जैसे मैंने आप सभी को बताया, और जो गद्यांश पूछा हुआ था ना वो और भी ज्यादा इजी था, क्योंकि उसमें जो दिया होता है ना मनोविश्लेषणवाद और फ्रॉड, तो जिन लोगों ने बीटीसी किया होगा या बीएड किया होगा उनको पता होगा, उन्होंने अच्छे से पढ़ा है फ्रॉड के बारे में और मनोविश्लेषणवाद के बारे में। और वैसे अगर पूरा गद्यांश की भी बात करें तो पूरा गद्यांश भी इजी था, बस सिर्फ जो एक लाइन आई हुई थी ना कि वो लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, वो वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आया कि किसने लिखी है वो लाइन, बस अदरवाइज और तो सारे ठीक ठाक थे क्वेश्चन। और मेंटल एप्टीट्यूड में आज मेरे 40 क्वेश्चन ठीक हुए। रीजनिंग में तो स्कोर पता नहीं क्या हो रहा है, डिक्रीज ही होता जा रहा है हमेशा, 40 के आसपास तक क्वेश्चन ठीक होते हैं मेरे 40-42 इसके आसपास तक। और लास्ट वाले मॉक टेस्ट में तो आई थिंक 39 ही था स्कोर, इस वाले में 40 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं रीजनिंग के अंदर। आज जो रीजनिंग में मुझे डिफिकल्ट वाला पार्ट लगा वो थे शर्त वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत बड़ा सा, जिसमें काफी सारी शर्तें दी जाती हैं, और उसके बाद जितना भी वो वाले क्वेश्चन थे ना, जो मेरे ऑलमोस्ट सारे गलत हुए, एक क्वेश्चन ठीक हुआ था आई थिंक, और सारे गलत हुए। एक में मैंने डाटा इनसफिशिएंट चूज किया था, और बाकी में जो भी था मतलब जैसे भी थे वो क्वेश्चन थोड़े लैंग्वेज को घुमाने वाले थे, मेरे क्वेश्चन गलत हुए आज ये। तो इसलिए वजह से मेरे रीजनिंग में 40 स्कोर हुआ है, 13 क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। और अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हुए आज, गलत कोई नहीं हुआ है, और अनअटेम्प्ट 3 क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आज टाइम कम रहा था मुझे, जिसकी वजह से अनअटेम्प्ट हुए। करने की तो मैंने इनको ट्राई किया होगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद हो जाते, स्टार्टिंग में तो नहीं हुए थे, इसलिए जो क्वेश्चन नहीं होते हैं ना स्टार्टिंग में, मैं उनको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ जाती हूँ और उनको छोड़ देती हूँ लास्ट के लिए, ताकि अगर लास्ट में जब टाइम बचेगा तब उनको कर लूँ। अगर एक ही क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है ना और बार बार उसको करे जा रहे हो तो वो क्वेश्चन टाइम लेगा, और बाकी आपको जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसके चक्कर में ना वो भी रह जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ जाओ। तो इसलिए मैथ में 17 स्कोर हुआ है, 0 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, अनअटेम्प्ट 3 क्वेश्चन है। और उसके बाद अब तो हमने नॉर्मल स्कोर देखा है कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, मूवी से जुड़े होते हैं। और अगर सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस नदी के द्वारा मांजुली नदी द्वीप बनता है। तो ये बनता है असम में बनता है, और जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोनों नदी मिलकर बनाती है। ये वाला पार्ट हमें विवेक यादव सर ने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ज्योग्राफी जो है मैंने विवेक यादव सर से ही पढ़ी है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हो इसमें। और जो ये मांजुली नदी द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इधर साइड में मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगी जहाँ पर नोट से मैंने आप सभी को बताया, ये सर ने पढ़ाया हुआ है। और एक क्वेश्चन था कि शाकुंभरी मेला कहाँ पर लगता है। तो मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैं तो गई भी हुई हूँ, आई थिंक 6ठी या 7वीं क्लास में थी तब मैं गई थी यहाँ पर। तो शाकुंभरी मेला भी सहारनपुर में लगता है, वहाँ पर मंदिर भी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। ये जीएस वाला ही पार्ट है, ये सारी मतलब ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, ये कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल था ये, मतलब नॉर्मल था जीएस वाला पार्ट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है। तो हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, लेकिन नील नदी के अंदर ना 2 पार्ट होते हैं, एक तो ब्लू नील है और एक है व्हाइट नील। तो व्हाइट वाली जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो नीली वाली जो निकलती है ये निकलती है ताना झील से। एक्चुअली में इसका नाम टाना भी नहीं है, ताना नाम है इसका, हमें जो सर ने नोट्स में बताया हुआ है, जहाँ से मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उन्होंने ताना झील बताया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट से ही था। और एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें भी क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में देखने में तो आपको सभी लगेगा कि सारे मैच द फॉलोइंग तो ठीक है, इसमें गलत कौन सा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे ना, जो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रकाश वर्ष के लिए जो बताया हुआ है कि प्रकाश वर्ष जो है समय मापने की इकाई है, ये समय मापने की इकाई नहीं होती है, दूरी मापने के लिए इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कुछ पॉइंट में इसकी वैल्यूज होती होंगी, तो ऐसा था, दूरी मापने के लिए यूज होता है, मतलब प्रकाश वर्ष। और एक क्वेश्चन था कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये किसकी बायोग्राफी, मतलब किसकी ऑडियो बायोग्राफी है। तो ये जो बायोग्राफी है ये थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। वैसे तो आपको नहीं पता होगा कि इनकी बायोग्राफी है नहीं है, तो लेकिन ये क्वेश्चन ना, ये तो इतना तो पता होगा आपको कि दूध क्रांति जलाने का श्रेय है ये इनको ही जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो इनके जो नाम में कुरियन आया हुआ है और जो इस बायोग्राफी में कुरियन आया था, इन दोनों से रिलेट करके मुझे लगा कि इन्हीं की हो गई है, तो ऐसे किया था मैंने ये जीएस वाला क्वेश्चन।
और एक क्वेश्चन था कि केरल का लोक नृत्य पूछा हुआ था। एक्चुअली में केरल के लोक नृत्य तो मेरे काफी सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन ये वाला मतलब पहली बार ही पढ़ा है मैंने। तो चविट्टू कल्ली जो भी है ये, तो ये मतलब केरल के लोक नृत्य याद करने का सबसे इजी फंडा होता है। ज्यादातर इनमें जो आता है ना लास्ट में इनके जो लोक नृत्य में आता है वो कली आता है, जैसे कथकली, कोलकली, थिरुवाथिराकली और भी इस तरह के हैं, तो कली वर्ड आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वर्ड से ही कैच किया कि केरल का हो सकता है ये, अदरवाइज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कहाँ का ये लोक नृत्य है। और अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था हिंदी के अंदर था ये कि इनकी वर्तनी की शुद्धता और अशुद्धि वाला क्वेश्चन आया था। तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये क्वेश्चन ना, ये अगर मैं बात करूँ, नवीन सर ने अपने जो क्लासेस कराई है सर ने काफी बार बताया ये क्वेश्चन, काफी बार सर ने डिस्कस किया है कि इनका नाम जो है ना राहुल सांकृत्यायन नहीं होता, सिर्फ राहुल सांकृत्यायन होता है, सर नहीं आता इसके अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार डिस्कस किया सर ने। और एक क्वेश्चन था कि मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताने थे। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, ये वाला क्वेश्चन जो मनगढ़ंत है ना, ये दोनों होता है। अगर आप देखोगे तो मनगढ़ंत किस्से भी होते हैं और मनगढ़ंत कहानियां भी होती हैं। तो कहानी जो होगा स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा और किस्से जो होगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी नवीन सर ने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया है, जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। और ये तो अभी 1-2 दिन पहले आई थिंक ममतेश सर ने भी कराया है ये, किसी जो सर कराते हैं ना प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। जिन्होंने किया होगा उनको जरूर पता होगा। ये अभी कुछ दिन पहले ही बताया, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी क्लास थी वो, लेकिन ममतेश सर ने क्वेश्चन बताया था मनगढ़ंत वाले क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था रीजनिंग का कि कॉन्सिक्वेंस से शब्द के पहले और इसमें अक्षरों को बदल दिया जाता है। तो देखो इसको ना पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने बोला है कि पहले और दूसरे को बदलना है, तीसरे और चौथे को, पांचवें और छठे को। तो अगर इन्होंने 9वां पूछा ना, तो सिर्फ आपको 10वां क्वेश्चन काउंट, मतलब 10वां जो नंबर पे जो वर्ड था ना वो काउंट करना होता है। ये इजीली हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितनी लंबी चौड़ी क्या क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता इस क्वेश्चन में। अगर 9वां पूछा तो 10वां बता दो, क्योंकि सभी ना सिर्फ जो लेटर हैं आपस में एक दूसरे से मतलब अपोजिट हुए हुए हैं, मतलब पहले की जगह दूसरा, तीसरे की जगह चौथा, ऐसे हुए हैं, पांचवें की जगह छठा। और एक क्वेश्चन था रीजनिंग का कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी श्रृंखलाएं हैं जिनके तुरंत पहले व्यंजन है और तुरंत बाद एक चिन्ह है। तो मैंने किया ये सोल्व, आसान था ये क्वेश्चन करना, 2 आया था मेरा, लेकिन 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं था। और इसमें एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्टिंग में मैं कभी भी ये क्वेश्चन चूज नहीं करती हूँ जिसमें होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर नहीं होता है। तो मैंने दोबारा से रीचेक किया, मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि 2 हो सकता है। मैंने तीसरी बार भी रीचेक किया, जब मुझे लगा कि बिल्कुल ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इसका 2 ही होगा, तब मैंने ये चूज किया था। अदरवाइज मैं इसको नहीं चूज करती, क्योंकि एक तो क्वेश्चन होता है जिसमें होता है उपयुक्त सभी, ज्यादातर तो वो केस ठीक होता है जिसमें उपयुक्त सभी होता है। और जो इसमें जो निगेटिव वाला जो केस होता है ना, जिसमें बोलता है कि इसमें से कोई नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला आंसर नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने ये 2-3 बार रीचेक किया, यहाँ पर भी मेरा टाइम ऐसे ही लगा। और एक क्वेश्चन था कि पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है। तो इतना तो ज्यादा मैंने मतलब डीपली नहीं पढ़ा है कि मुझे पता हो कि किस अधिनियम में इसके बारे में बताया गया, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि किसी भी वर्ड की परिभाषा है, किसी भी चीज को जो एक्सप्लेन करने का जो काम होता है ना, वो सबसे स्टार्टिंग में करना होता है। उस चीज के बारे में कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले उस चीज को डिफाइन करना होता है, मतलब उस वर्ड को डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये चूज किया था कि 1861 की धारा पहली में हो सकती है। सबसे पहली धारा में ये चीज बतानी होती है कि इसका मतलब क्या है, उस वर्ड का ही क्या मतलब है, मतलब जो जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं। तो ये ऐसे किया था मैंने। और मैथ का एक क्वेश्चन था कि किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में इतना, फिर वापसी बिंदु पर इतना, 16 घंटे का टाइम लेता है। इसमें एक इक्वेशन बनी थी और फिर इसके बाद जो इक्वेशन बनी थी ना, उसको इजीली उसमें वैल्यूज रख के पुट करके रख के देखनी थी और आराम से हो गया था ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। तो आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं, मतलब क्वेश्चन आसान ही था, ऐसा नहीं था। और क्वेश्चन अगर मैं कुछ बात करूं तो ज्यादातर ऐसे होता है कि जैसे रिपीट से ही होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो पहले वाले टेस्ट में पूछे जा चुके हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कुछ अलग से बना के दिया, कुछ नया सा बना के दिया, सब ऐसे से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल मॉक टेस्ट में RWA के। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.126 और इन सब का। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि कैसे ही निकालू इनका एलसीएम, क्योंकि जब भी हम कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज देखते हैं, पॉइंट में कुछ भी क्वेश्चन देखते हैं ना मैथ का, तो सबसे पहले दिमाग खराब हो जाता है पॉइंट वाले क्वेश्चन देखकर। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको ऐसे सोल्व करना ठीक नहीं समझा। मैंने इन सभी को दशमलव हटाकर इनके बटे में जितनी भी संख्याएं बनी वो सभी लिख लिया था। फिर ऊपर वाले का एलसीएम किया और नीचे वाले का HCF, और उसके बाद जितनी भी चीजें आई उसको दोबारा से पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो आराम से हो गया था ये वाला क्वेश्चन भी। और एक मैथ का क्वेश्चन था कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि इस मूल्य को
192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। ये क्वेश्चन हमें देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी होता है। 16% कम में बोला है यानी कि 84 रुपये में बेच देगा, और उसके बाद 15% लाभ बोला है यानी कि 115 में, तो 84 और 115 का जो डिफरेंस आएगा ना वो बराबर हो जाएगा 192 के। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आसान होता है, देखने में लगते हैं थोड़े से कि कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन क्या होगा। और एक क्वेश्चन था साधारण ब्याज का था कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल के लिए इतनी राशि दी गई है, और 12.5% की दर पर 3 साल के लिए इतनी राशि दी गई है, और साधारण ब्याज में डिफरेंस दिया हुआ था, तो दोनों का डिफरेंस लो और जितना दिया हुआ है ना 225 इसके बराबर रख दो, और यहाँ से आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी। पी का मतलब पी का मान आ जाएगा जो भी हमने प्रिंसिपल माना होगा। और एक क्वेश्चन था कि एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% के आने पर बेचता है। तो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मैंने पता नहीं कौन से मेथड थे, क्या नहीं हो रहा था, फिर मैंने इनका रेशो बनाया अलग अलग, 20% का रेशो बनाया, 20% लाभ का रेशो बनाया, और 10% हानि का रेशो बनाया। और उसके बाद जो मैंने 20% लाभ का जो रेशो बनाया था उसमें जो एसपी आया था ना, उस वाले एसपी को जब पूरी वैल्यूज काटने छाटने के बाद जो लास्ट में जो टर्म बची थी ना, जो बिल्कुल नहीं कट सकती थी, वहां पर मेरा 6 बचा था, और 6 जो कि होता है 2 और 3 का मल्टीपल। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ था कि पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो मुझे लगा कि 3 और 6 से कटने वाली संख्या, मतलब 6 का मल्टीपल था तो 3 और 2, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 से ऐसी सहभाज्य संख्या ली जाती है ना, तो 3 और 2 से कटने वाली संख्या ढूंढनी थी मुझे। यहाँ पर मुझे 12 ही मिला था, जो कि 3 और 2 दोनों से कट रहा था। ये भी तुक्के से ही ठीक हुआ है, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता था इसका मेथड, मतलब एक्चुअली में जिस मेथड से मैंने स्टार्टिंग में किया था उससे गलत हो गया था ये। तो फिर मैंने इस तरह से करके देखा कि शायद ये हो सकता है, और इस तरह से कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो डिविजिबिलिटी से या फिर इस तरह के रूल्स हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। और एक मेरा ये क्वेश्चन गलती से ही गलत हुआ है, मतलब मुझे पता था इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जो होता है ना कि जल्दबाजी में कहीं पर क्लिक हो जाता है तो उस तरह से गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे गलत हुआ, ये था ड्राई आइस क्या होती है, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने गलती से ठोस सल्फर डाइऑक्साइड चूज कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है। और इसके बाद एक क्वेश्चन था कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है। मुझे तो इंटरनेट या कंप्यूटर के बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ इसका ये चूज़ किया था कि केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है, लेकिन नहीं, मैंने चूज़ किया था इसका सी कि सर्किट और पैकेट स्विचिंग दोनों पर काम करता है। ऐसे मुझे इनका दोनों का ही नहीं पता कि इनका मीनिंग क्या होता है, कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट ये दोनों होते क्या हैं, दोनों का ही पता नहीं था मुझे क्या होता है, लेकिन मुझे लगा कि दोनों ही काम करता होगा इंटरनेट है तो, जबकि इसमें था केवल पैकेट स्विचिंग। तो इस वाले क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये पैकेट स्विचिंग और क्या मतलब सर्किट स्विचिंग होता है क्या है मुझे तो यही नहीं पता, मैंने ऐसे ही कर दिया बेवजह ये क्वेश्चन। और उसके बाद एक क्वेश्चन था गद्यांश के अंदर की उत्तरार्ध का विलोम क्या होगा। उत्तरार्ध का विलोम मुझे समझ नहीं आया, उत्तर का तो दक्षिण होता है तो उत्तरार्ध का दक्षिण होना चाहिए था, फिर इन्होंने पूर्वार्ध कैसे लिया ये क्वेश्चन, मतलब जो विलोम शब्द वाला ये मैंने इसके लिए वो तो पढ़ा नहीं था मैंने गद्यांश की, मैं इसके लिए गद्यांश पढ़ूं, लेकिन मैंने उत्तर और दक्षिण दो अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से मैंने उत्तरार्ध का दक्षिणार्ध लगाया, लेकिन उन्होंने पूर्वार्ध दिया हुआ है। फिर मुझे ध्यान आया कि जो मैंने बाद में जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा तो वहाँ पर मैंने देखा कि जिस सेंस में लिखा हुआ था ना यहाँ पर उत्तरार्ध, उसका जो बनता है ना वो पूर्वार्ध ही बनता है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना कि इस संख्या के उत्तर वाली संख्या क्या होगी, यानी कि बाद वाली संख्या, पूर्व का मतलब पहले वाली संख्या, तो उस सेंस में लिखा हुआ था ये, और मैंने इसको उत्तर दक्षिण की तरह से कर दिया, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ था। और एक क्वेश्चन था गद्यांश के अंदर ही था कि सोपान का क्या अर्थ होता है, तो जिस सेंस में लिखा हुआ था ना, जिस मतलब गद्यांश के अंदर, तो इसको पढ़कर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसका सोपान का अर्थ जो होता होगा वो शिखर होता होगा, लेकिन इन्होंने सीढ़ी दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर गलत हुआ है। और ये फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन मेरे काफ़ी गलत हो रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है इनकी, लेकिन स्टिल ये वाला क्वेश्चन मेरी मिस्टेक हो रही है फिगर काउंटिंग की। जब मैंने इसकी फिगर काउंटिंग की थी मेरी तो 11 काउंट हुई थी, फिर मुझे लगा कि एक भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी, इसलिए मैंने 12 चूज़ किया था आई थिंक, तो मेरा गलत हो गया था ये, जो कि मैंने ऐसे चूज़ किया था, क्योंकि 11 तक तो मैंने काउंट कर ली थी इसके अंदर, नॉर्मल से ट्रायंगल की 11 हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक और हो सकता है, क्योंकि 11 तो ऑप्शन में नहीं था, कि कहीं ना कहीं मैं एक मिस्टेक कर रही होंगी, इसलिए मैंने 12 चूज़ कर लिया था, लेकिन 14 ट्रायंगल थे इसके अंदर। और एक क्वेश्चन आया था कि पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपको क्या मतलब आपके क्या संकल्प होंगे, तो मैंने तो ये वाला चूज़ किया था कि मैं न्याय की मर्यादा के लिए सदा समर्पित रहूंगा, और जबकि इन्होंने बोला है कि मैं कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, ये वाला होना चाहिए था। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि इसमें ना सारे ही पॉजिटिव पॉइंट है, तो देखो ऐसा भी कभी कभी होता है कि सारे ही चार जो पॉइंट दे रखे हैं सभी के सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें से भी हमें कुछ सबसे ज्यादा बेहतर जो हो सकता है वो वाला चूज करना होता है। मुझे तो सबसे ज्यादा बेहतर इसमें यही लग रहा था कि न्याय की मर्यादा के लिए सदा समर्पित रहूंगा, लेकिन उन्होंने सेकंड वाला बताया कि कभी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा।
और एक क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ये टाइम की कमी के चलते नहीं हो पाया। एक्चुअली मैंने इसकी रेट भी निकाल ली थी, 5% रेट आई थी इसकी। तो ये वाला क्वेश्चन ना राहुल तेवतिया सर ने जो चक्रवृद्धि ब्याज वाली क्लास कराई हुई है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे कराए हुए हैं, जिसमें इस तरह का गैप दिया होता है टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर, और जो लास्ट वाली होती है उसको ही प्रिंसिपल मान लेते हैं। ऐसा करके ये हो जाता है क्वेश्चन, आसान था ये क्वेश्चन। मैंने इसकी रेट भी निकाली थी, लेकिन उसके बाद टाइम अप हो गया था मेरा, तो ये वाला क्वेश्चन रह गया था मेरा। और हाँ, जो आज मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा मैथ के अंदर वो था एक पाई चार्ट वाला, और दूसरी जो थी टेबल। एक तो पाई चार्ट बनाया हुआ था, एक टेबल बनाई हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो पहले वाली टेबल है इसमें दी क्या चीज हुई है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं था ना ऊपर कि क्या दिया दे रखा है ये। मुझे लगा जो पहले दे रखा है वो तो शायद गर्ल्स की संख्या है कि कितनी गर्ल्स हैं, और जो नीचे दे रखा है वो बॉयज की संख्या है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, पहले वाले में नहीं लिखा होता। तो मुझे लगा कि शायद वो लड़कियों की संख्या है जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिए। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने किया नहीं था, क्योंकि मैंने जो डिफरेंस लिया था ना इनका, मैंने 20% का और इसके बाद जो यहाँ पर था 75% का डिफरेंस निकाला था, जिस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। मतलब मैंने चूज किया ही नहीं था क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो बाकी आप सभी को जितना भी पता हो इसके बारे में, जितने भी क्वेश्चन डिफिकल्ट से लगे थे मुझे, उन सभी का एक्सप्लेन कर देना। बाकी मुझे लगता है लेवल ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं जब हम वो चूज कर रहे होते हैं कहीं, मतलब जब हम स्क्रीन पर उसको आगे पीछे करके चूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो इन मिस्टेक से भी हमें बचना है। और अगर अब मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो 223.5 स्कोर रहा है मेरा 300 में से, जिसमें 170 क्वेश्चन ठीक हुए हैं मेरे और 21 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 12 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट है। तो यही स्कोर रहा है। और एक्यूरेसी जो है वो 84% है। तो इस एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है तो मुझे नहीं पता है, 84% का। तो टोटल जो स्कोर है 223.5 है 300 में से, और 117 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 21 क्वेश्चन गलत हुए हैं और अनअटेम्प्ट जो है 12 है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से स्कोर रहा है कुछ। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। और बाकी ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये कल की पिक्चर्स हैं जो जब मैं बुआ जी के घर पर गई थी तब वहाँ पर मैंने 1-2 पिक्चर्स ली थी। और कुछ ये जो हैं कुछ आज की भी हैं, जो आज हम जब वहाँ पर माता जी की पूजा करने के लिए गए थे वहाँ पर ली थी मैंने। तो देखो इस तरह से होता है भाई, गाँव में रहते हो, हमें अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं आकर। तो वैसे तो मैं कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ इन तरह के कमेंट्स है। तो अपनी तैयारी ऐसे करते रहना है। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये कुछ पिक्चर साइड में लग रही होंगी, आप इन सभी को देख लेना। कल मैं बुआ जी के घर पर गई थी और आज जो माता जी की पूजा हुई थी वो सब है। तो देखो इस तरह से होता है कि कभी कभी नहीं टाइम मिल पाता है इतना ज्यादा। तो और एक संडे वाला टाइम ही होता है जिस दिन हम फ्री होते हैं, या हमें कुछ कहीं जाना होता है या कुछ भी काम करना होता है, संडे का ही टाइम मिलता है। और अगर मैं ज्यादातर मैं हो ही जाती हूँ लेट, वैसे ज्यादातर मैं मंडे में देती हूँ अपना मॉक टेस्ट, तो हो जाता है कभी कभी। बट उसमें इस तरह से तो बोलने वाली बात नहीं है कि आप दूसरों को ये बोल रहे हो कि ये तो बहाना बना रही है और फलाना मतलब ढिंकाना जो भी है। तो चलो ठीक है, जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।